नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका द एंड शो में। और आज हम बातचीत करेंगे गोल्ड के ऊपर खास तौर पे। और रितेश जी मेरे साथ कनाडा से जुड़े हुए हैं। और गोल्ड एक ऐसा एसेट इस वक्त बन गया है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। और उसका कारण ये है कि अनप्रेसिडेंटेड तेजी है। और इस तेजी को अगर किसी ने मार्केट में प्रिडिक्ट किया, जिसको मैं जानता हूँ, वो रितेश जी है। इन्होंने बहुत पहले हमारे शो में भी बोला था और लगातार ट्वीट पे भी लिख रहे हैं कि गोल्ड को एक नए नजरिए से देखने की अब जरूरत है। तो इस समय आपके मन में बहुत सारे सवाल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कि एक बार रितेश जी से फिर से बात करो, भाई गोल्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि $3,500 का भाव टच कर चुका है। तो रितेश जी से ही पूछते हैं बिना ज्यादा समय लिए हुए। रितेश सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बताइए, ये गोल्ड की कहानी क्या है? मेरे बहुत छोटे छोटे दो सवाल है। गोल्ड में हो क्या रहा है, गोल्ड का टारगेट क्या है? देखिए, गोल्ड इज रिटर्निंग बैक टू द सिस्टम एज रिजर्व करेंसी। आपने कभी भी रिजर्व करेंसी के बारे में सुना होगा तो पिछले 30-40 साल से जो हमारा करियर भी है और जो हमने देखा भी टाइम से, यूएस डॉलर ही सिर्फ एक रिजर्व करेंसी होता था। उसके अलावा तो कुछ रिजर्व करेंसी होता ही नहीं था। हर कोई अपनी करेंसी भी यूएस डॉलर के हिसाब से करता था, पैक करता था। यूएस का डेट टू जीडीपी आज से 20 साल पहले कुछ 60 से 70% ऑफ द जीडीपी था। डेट टू जीडीपी जिसे बोलते हैं, आज उसका डेट टू जीडीपी 130% है। 1850 के बाद 52 कंट्रीज का डेट टू जीडीपी 130% पहुंचा है। 1850 के बाद 51 आउट ऑफ 52 कंट्रीज हैव डिफॉल्टेड ऑन देयर डेट बाय आइदर आउटराइट डिफॉल्ट, कि उन्होंने बॉन्ड पे पैसा नहीं दिया, या फिर उन्होंने इन्फ्लेट अवे कर दिया डेट। ओके, यूएस आज उस स्थिति में पहुंच गया है जो स्थिति में 51 आउट ऑफ 52 कंट्रीज हैव ऑलवेज डिफॉल्टेड ऑन देयर डेट। तो आज यूएस का डेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज उसको कोई फंड करने वाला नहीं है उस डेट को। अगर आप यूएस के डेट को फंड नहीं कर सकते और वो बोरो नहीं कर सकते हैं ग्रो करने के लिए, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप सोचो ना कि आप इंडिया को अगर डेट ग्रो करना और उसे एक लेवल पे पैसा ना मिले, ओके, तो इट्स एज गुड एज अ डिफॉल्ट। आज यूएस की हालत बिल्कुल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बराबर हो गई है, जो हर कुछ साल में डिफॉल्ट करते थे या इन्फ्लेट अवे करते थे डेट। यूएस उस स्थिति में नहीं होना चाहता है। यूएस चाहता है कि लोग उसका डॉलर जो उससे लेते हैं वो उसकी इक्विटी मार्केट में ना डालें, वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में डालें, ताकि उसकी खुद का डेट कम हो जाए, क्योंकि वो खुद ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करें, उसका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। तो वो अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। ये 1971 से 2024 की जो इकोनॉमी थी, 2025 में उसे वो रीस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारा डॉलर अभी तुम हमारी इक्विटी मार्केट में मत डालो, हमारा डॉलर तुम हमारे लिए मैन्युफैक्चर करो, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर करो, ताकि हमारे जॉब्स क्रिएट हो, हमारा डेट कम हो। तो और हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग बैलेंस्ड इकोनॉमी हो जाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा डेट टू जीडीपी कम हो जाए और हम लोग बैलेंस्ड इकोनॉमी हो जाए। तो यूएस यूनिलैटरली ये बोल रहा है कि अब मुझे रिजर्व करेंसी मत मानो, मेरे लिए अभी कोई एडवांटेज नहीं है रिजर्व करेंसी रहने का। था एक टाइम जब यूएस में एडवांटेज था, यूएस अब बोल रहा है मेरे में एडवांटेज ही नहीं है रिजर्व करेंसी रहने का। तो पिछले 500 सालों में 6 एम्पायर्स डिफॉल्ट हुए हैं। और वो क्यों डिफॉल्ट हुए? क्योंकि सबके पास या तो ज्यादा डेट बढ़ गया या उन्होंने नेवर एंडिंग वॉर्स करे। तो उसके यूएस उनसे सीख रहा है, उनसे बोल रहा है यार मुझे उनके जैसा नहीं होना है, मुझे कोलैप्स नहीं होना है। तो मैं विलिंगली, कोई भी एम्पायर विलिंगली अपनी करेंसी को रिजर्व करेंसी नहीं रहने देना चाहता। मतलब हर कोई चाहता है कि उसकी करेंसी रिजर्व करेंसी रहे, करेक्ट। बट यूएस ने हिस्ट्री से सीख लिया और बोला यार नहीं, मैं नहीं रहने दे सकता अपनी रिजर्व करेंसी। तो ही सेइंग आई एम विड्रॉइंग फ्रॉम बीइंग द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब ही दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, तो या तो कोई और करेंसी हो और कोई कंट्री हो जो उसका जगह ले ले। कोई कंट्री रेडी है, उसने उसकी जगह ले ली, लेकिन वो कोई कंट्री है ही नहीं जो उसकी जगह ले पाए। जब भी ऐसा होता है ना कि जब कोई कंट्री नहीं होती है या कोई एम्पायर नहीं
वो जगह में आ पाता जहां से दूसरा एम्पायर निकल रहा हो, तो गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग वो जगह ले लेता। 5000 साल की हिस्ट्री है गोल्ड की। ऐसा नहीं है कि कल ही क्रिएट हुआ, 5000 साल से हम लोग जानते हैं गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड उस समय रिजर्व करेंसी जैसा बिहेव करता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ये मानता हूं कि आगे मुझे कम से कम 3 से 5 साल और दिखाई देते हैं जहां गोल्ड कैन कंटिन्यू टू राइज, क्योंकि हम लोग गोल्ड को ट्रांजैक्शंस में, इंटर कंट्री ट्रांजैक्शंस में नेट सेटलमेंट के लिए यूज करेंगे। आज चाइना 3-4 साल से कर रहा है। चाइना सऊदी अरेबिया से ऑयल लेता है, लेकिन चाइना उसको कुछ गुड्स भी देता है, लेकिन वो बोलता है बाकी चीज के लिए वो रिनबिम भी देता है। और वो बोलता है सऊदी अरेबिया अगर रेनबिमी नहीं रखना चाहता तो वो बोलता है तू शंघाई मेटल एक्सचेंज जा, इस रेनबिमी को तू गोल्ड में कन्वर्ट करके ले जा। आज इंडिया रशिया का ट्रेड 5-6 साल से चल रहा है ना, क्या हम लोग उनको डॉलर देते हैं? वो तो डॉलर सिस्टम में ही नहीं है, करेक्ट? तो हम लोग कैसे कर रहे हैं वो चीज? हम उसको रुपी देते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर। हम लोग उनसे जब तेल खरीदते हैं तो रुपी देते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट में, और हम बोलते हैं इस रुपी को आप यूज कर लो, इंडिया में यूज खरीद लो, कुछ चीजें हम उनको अलाउ करते हैं खरीदना। तो हम लोग उस सिस्टम में जा रहे हैं पूरी दुनिया में जहां कंट्रीज एक दूसरे से बायलैटरली ट्रेड करेंगी, बाईपासिंग द डॉलर। बट रेफरेंस क्या होगा? गोल्ड। कि भाई अगर हमने कुछ खरीदा या बेचा एक दूसरे को, नेट सेटलमेंट गोल्ड में करेंगे। अब अगर हर एक कंट्री को लगेगा यार ये नेट सेटलमेंट गोल्ड में भी हो सकती है और हम लोग यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं, हाँ 4-5 कंट्रीज रहेंगी जैसे जापान, साउथ कोरिया, जहां पर उनके मिलिट्री बेसिस हैं वो रहेंगे। बट बाकी जगह पे अगर आप उन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो, या वो आपसे बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, उस समय आप अपनी गोल्ड की रिजर्व्स बढ़ाओगे। ऐसा नहीं यूएस डॉलर फिनिश हो जाएगा कल, इट विल बी अ डिमिनिश्ड रिजर्व करेंसी। उसका स्टेटस धीरे 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 नीचे होता चला जाएगा, गोल्ड का स्टेटस धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। हो सकता है 7-10 साल के अंदर वी हैव अनदर रिजर्व करेंसी जो अपना, उसका जीडीपी काफी बड़ा होगा, वो ट्रेड डेफिसिट रन करने को तैयार होगा, वो अपनी करेंसी अलाउ करेगा दूसरों को एक्यूमुलेट करने में, उसकी करेंसी फिर इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होगी। हो सकता है कोई और करेंसी हो सकता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो जो मल्टीलैटरल एजेंसीज के, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, जहां से यूएस का विड्रॉल हो रहा है रिजर्व करेंसी का, और गोल्ड का एंटर हो रहा है एज अ मॉनेटरी न्यूट्रल रिजर्व एसेट। अभी इसमें कितना ऊपर जा सकता है आप मुझसे पूछते हो तो हम लोगों ने एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में देखे हैं गोल्ड टू ऑयल रेशो, गोल्ड टू S&P रेशो, गोल्ड टू डाउ जोन्स रेशो। एवरीवेयर आई लुक आउट, gold is breaking out of 20 years downtrend against these ratios. Right. कुछ चीजों में प्राइजेस जो परसेप्शन है कि कितना ऊपर जा सकता है वो तो माइंड बॉगलिंग नंबर्स हैं। बट अगर आज कोई मेरे से पूछे कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि जहां पर मेरे दिमाग में एक नंबर बैठा हो बहुत समय से, वो नंबर मैं आपको डॉलर में दे सकता हूँ। अब मैं आपको रुपये में नहीं दे सकता हूँ। आज से मैंने 5 साल पहले रुपये के बारे में बोला था कि 1 लाख रुपया तोला जाएगा। ओके, वो मेरे पास 2020 का एक इंटरव्यू था। आज के डॉलर में मेरे हिसाब से $7,000 to 10,000 जा सकता है। $7,000 to 10,000 सर, मेरे को हिला दिया आपने। एंड बिफोर द एंड ऑफ दिस डिकेड। ओके, नाउ मैं आपको रुपये में नहीं दे पा रहा हूँ। मैं रुपये में इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि डॉलर करेंसी का पता नहीं है। हाँ, अब मेरे दिमाग में ये चीज की क्लैरिटी है कि इफ डॉलर इज नॉट द रिजर्व करेंसी एंड दे वांट लोअर डॉलर, एज पीपल, लोग ज्यादा डॉलर अब नहीं खरीदेंगे ना अपने रिजर्व्स में। ओके, जितना पहले खरीदते थे। इट इज पॉसिबल every country's currency will behave differently with dollar. आपने खुद देख लिया होगा ना इस बार यूएस की इक्विटीज मार्केट टूटी। आपने पिछले 25 साल से जब भी यूएस की इक्विटी मार्केट्स टूटती थी, यूएस बॉन्ड्स में पैसा जाता था और यूएस डॉलर ऊपर जाता था। इस बार यूएस इक्विटी मार्केट्स
टूटी, यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर चली गई और डॉलर भी टूट गया। तो ये नए कोरिलेशंस इस समय डेवलप हो रहे हैं। तो हो सकता है इंडियन रितेश जी, हाँ मैंने मैंने अब तक की बात में ये समझा कि डॉलर अब रिजर्व करेंसी रहेगा लेकिन डिमिनिश्ड फॉर्म में, हाँ उसकी वैल्यू या उसका उसका वर्चस्व स्टेचर कम होगा, स्टेचर बोलते हैं हाँ। स्टेचर कम होगा। गोल्ड फॉर द टाइम बीइंग दो हम्म, चार पांच साल के लिए एक रिजर्व करेंसी के तौर पर बिहेव करेगा। हाँ इसीलिए गोल्ड में इतनी बड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, क्योंकि नेट सेटलमेंट गोल्ड में हो सकता है। एंड यूएस भी ये चाहता है जी। कि उसकी करेंसी को रिजर्व के तौर पे न समझा जाए, क्योंकि उससे उसने एंड ऑफ द डे नुकसान ही किया है। अब फायदा नहीं है, अब उस चीज का फायदा नहीं है उनके लिए। अब फायदा नहीं है उसको। तो ये तीन चीजें क्लियर होने के बाद आप कह रहे हैं एंड ऑफ दिस डिकेड, हम्म, मतलब 5 साल की बहुत बात। लंबा समय नहीं है, 5 साल का ही टाइम है। जी गोल्ड का भाव $7,000 से $10,000 पर आउंस जा सकता है। जी हाँ, मैं ये नंबर आउट ऑफ थिन एयर नहीं निकाल रहा हूँ। कोरिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं और हमने कोरिलेशंस पहले देखे हैं कि गोल्ड टू एसएनपी रेशो क्या गई थी एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में, गोल्ड टू डाउ जोन्स क्या था, ऑयल क्या था, गोल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ यूएस ट्रेजरी एसेट्स, ये सब का मैं एवरेज के करीब निकालूं। मैं इस पे कभी आगे we'll have a discussion where I'll make charts on all these things, okay? तो I have all these things are numbers, ये पहले चीजें हो चुकी हैं। मैं अपने हिसाब से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगर कोई चीज हो चुकी है तो आप उससे काफी कुछ सीखते हो कि उस समय सर्कमस्टांसेस क्या थे। तो ये हो चुकी हैं चीजें। ये रेशोज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आउटकम बता रहा हूँ, ये उन रेशोज के बेसिस पर है। तो फिर रितेश जी एक चीज बताइए, अगर गोल्ड का दाम इतना बढ़ रहा है, जी बढ़ेगा ही, तो उसका इक्विटी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, स्पेशली इन इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट? देखिए, इंडिया का तो बहुत सिंपल है। आज हमारे पास 25,000 टन है सोना है, और मैंने आज उस पर ट्वीट करा, आज हमारे सोने की वैल्यू $3 ट्रिलियन है इंडिया में, जो हाउस होल्ड में है। मैं आरबीआई का सोना नहीं बोल रहा हूँ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से हमारे पास 25,000 टन सोना है इंडियन हाउस होल्ड पे। हमारी इक्विटी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन है। हमारी गोल्ड की मार्केट कैप एट हाउस होल्ड लेवल $3 ट्रिलियन है। तो ये तो बहुत, मतलब आप सोच सकते हो कि द वेल्थ इन इंडिया इज ह्यूमंगस। मंगस एक्चुअली। ये तो मतलब ये कंजम्पशन रिलेटेड बूम, जो मैं नहीं चाहता कि हमारा कंजम्पशन रिलेटेड बूम चले विदाउट प्रोडक्शन, बट कीपिंग दैट थिंग असाइड, यू कुड हैव अ मैसिव कंजम्पशन बूम, बिकॉज आपके पास हाउस होल्ड डेट टू जीडीपी, जो हम लोग 35% ऑफ द जीडीपी बोलते हैं, जो कनाडा में 120% है, ओके, वो 35 भी नहीं है अगर आप गोल्ड मान लो। आपके पास तो कुछ है ही नहीं डेट अगर आप वो गोल्ड मान लो। और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट तो लोग यूज करते हैं ना कंजम्पशन के लिए, अपना घर को गिरवी रखकर वो पैसा लेते रहते हैं। इंडिया में गोल्ड के अगेंस्ट इट विल बिकम अ नॉर्म टू बोरो अगेंस्ट गोल्ड फॉर योर प्रेजेंट कंजम्पशन। और जितना भाव ऊपर जाता जाएगा, आप सोच सकते हो कि अगर मैं आपसे आज बात करूं कि यहाँ से गोल्ड अगर डबल हो जाए और इंडियन मार्केट कैप रिमेनिंग सेम, तो $6 ट्रिलियन का तो गोल्ड हाउस होल्ड लेवल पर है, ओके। एक्चुअली यूएस में मेरे हिसाब से जैसे 3 इंडेक्सेस हैं, डाउ जोन्स, एसएनपी और नैस्डैक। I believe over the next few years, money will move from Nasdaq to S&P and S&P to Dow Jones. क्यों? Nasdaq is a proper tech ETF, proper tech. S&P is a combination of these two, or Dow Jones is the old economy. ओल्ड इकोनॉमी। Money will move from new economy to old economy. In an inflationary world जहां पर आपको इन्फ्लेशन चाहिए, okay, ताकि आपका डेट कम हो, मनी ऑलवेज गोज टुवर्ड्स एसेट ओनर्स, जिनके पास फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। वो फिक्स्ड एसेट ओनर्स डाउ जोन्स में है, और वेरिएबल एसेट ओनर्स जो है वो नैस्डैक में है। तो अगर आप मुझसे यूएस के इंडेक्सेस के बारे में पूछोगे, तो यूएस के इंडेक्सेस में डाउ जोन्स शुड आउट परफॉर्म नैस्डैक इन कमिंग ईयर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि एसेट ओन्ड कंपनीज या एसेट ओन्ड इंडिविजुअल्स या कंट्रीज में पैसा उस तरह से मूव होगा। सर, दो छोटे छोटे सवाल और हैं।
एक सवाल तो मैं मिक्स करके सब पूछ लेता हूँ कि बॉन्ड मार्केट के बारे में भी आप अक्सर लिखते रहते हैं, ट्वीट करते हुए। तो एकदम करंट सिनेरियो में जिस तरह से ट्रम्प बार बार वो बंजी जंपिंग कर रहे हैं इधर उधर, पता नहीं क्या करेंगे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बॉन्ड मार्केट कुछ इशारे कर रहा है। जी तो इन टोटालिटी व्हाट बॉन्ड मार्केट इज इंडिकेटिंग, ये बता दीजिए। और फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इंडिया स्पेसिफिक है कि इंडिया स्पेसिफिक मार्केट में आप देखिए पिछले 8-10 दिन से बहुत शानदार रैली बन रही है, हम्म। तो इसको कैसे देखते हैं? लेकिन पहले बताइए बॉन्ड मार्केट क्या इशारा कर रहा है? देखिए, इनको ना अगर यूएस में मैन्युफैक्चर करना है तो इनको बॉन्ड यील्ड्स लोअर चाहिए। ओके, शुरू शुरू में जब प्रेसिडेंट ट्रम्प आए तो उसके कुछ दिनों तक बॉन्ड मार्केट ने बिहेव करा ढंग से, लेकिन उसके बाद अगर आप पिछले 10-15 दिन से देख रहे हैं कि ये लोग रिगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द थिंग्स विच देव सेड, जैसे आज चाइना के अगेंस्ट भी कुछ कि हम लोग क्लाइम डाउन की बात कर रहे हैं या फिर ट्रेड डील्स की बात कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि बॉन्ड मार्केट इनका साथ नहीं दे रही है। अगर बॉन्ड डील्स ऊपर चली गई तो आप यूएस में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, यूएस विल गो इनटू मैसिव रिसेशन, और मिड टर्म्स में प्रेसिडेंट रिपब्लिकन्स हार जाएंगे, और उसके बाद तो फिर वो यू बिकम अ लेम डक प्रेसिडेंट, फिर आपकी कोई सुनेगा नहीं। तो अगर व्हाट इज स्टैंडिंग बिटवीन, मतलब आज प्रेसिडेंट ट्रम्प क्यों वापस, अब ये बंजिंग जंपिंग इज अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, अगर बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाती रहती होती थी ही वुड हैव डबल डाउन ऑन हिज थ्रेट्स। बॉन्ड यील्ड्स रिवोल्टेड, दैट्स व्हाई ही हैड टू बैक डाउन। एक प्रेसिडेंट क्लिंटन के एडवाइजर थे, उन्होंने बोला था कि मैं अगले जन्म में बॉन्ड मार्केट बनकर पैदा होना चाहता हूं ताकि मैं किसी को भी डरा पाऊं। ये 2001 में बोला था उन्होंने प्रेसिडेंट क्लिंटन के एडवाइजर ने। इट इज बहुत अच्छा ट्वीट, बहुत अच्छा उनका कोट है, अगर आप सर्च करना चाहेंगे। मैं बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बनना चाहता, मैं पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता, मैं बॉन्ड मार्केट बनना चाहता हूं क्योंकि किसी को भी डरा सकते हो। तो बॉन्ड मार्केट ने एक्चुअली डरा दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को, और ये जो आप आज आपको दिख रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट भी वापस जाना चाह रहे हैं, इसके साथ भी डील करना चाह रहे हैं, बोल रहे मैं नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉन्ड डील्स उनका साथ नहीं दिया बॉन्ड डील्स ने। तो अगर बॉन्ड डील, मैं ये भी बोल देता हूं, अगर बॉन्ड डील आज 10 ईयर बॉन्ड उनका 440 है, अगर 475 to 5% के करीब चला गया और वहां रहा 3-6 महीने, ये मिड टर्म्स हार जाएंगे। इकोनॉमी विल गो इनटू कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन की बात छोड़ो, इट विल गो इनटू कॉन्ट्रैक्शन, यूएस इकोनॉमी विल गो इनटू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो दिस इज व्हाई बॉन्ड यील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन यूएस, वेरी सिंपल। और एक चीज और में बॉन्ड यील्ड में अगर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा मूव इंडेक्स। जैसे विक्स होता है ना इक्विटीज के लिए, हम सबको पता है विक्स, वैसे ही बॉन्ड के लिए होता है मूव इंडेक्स। जब ये मूव इंडेक्स इस समय 115-20 है, जिस दिन इन्होंने अपना रिवर्स करा अपनी व्यू का, उस दिन मूव इंडेक्स 150 के ऊपर था। इसका मतलब होता है ये वो लेवल है जिस लेवल पे प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ऑफ यूनाइटेड किंगडम लॉस्ट द कॉन्फिडेंस वोट। यस यस वही लेवल है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिख गया कि ये वही लेवल है। ओके, तो ये कुछ भी हो जाए, अगर ये लेवल 150-170 हुआ मूव इंडेक्स का, और आपने देख लिया होगा बॉन्ड मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट टू देम देन द इक्विटी मार्केट। करेक्ट। Bond market decides the fate of equity market everywhere. Although people get excited only about equity market, but equity market's fate is decided by bond market. तो ये bond market को इन्होंने काम करने के लिए they reversed some of their steps. Second question आपने इंडिया का पूछा। देखिए, इंडिया ने ना 2 गलती कर दी थी आफ्टर 2024 लोकसभा इलेक्शन। एक गलती, और उसके बारे में मेरा वहां पर मैंने एक वीडियो डाला था, इंडिया मेकिंग ऑफ अ बबल, बट ये भी बोला था 6 से 12 महीने का टाइम या प्राइस करेक्शन होगा। इट वाज अ मैटर कॉल, अ सिंपल कॉल। देखिए, बजट इलेक्शन से पहले ना हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे और बहुत कम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते थे, मतलब फ्री पैसा नहीं बांटते थे, रोड्स बनाते थे। इलेक्शन के बाद फॉर वॉट एवर रीजन हम लोगों ने ज्यादा फ्री का पैसा देना चालू कर दिया, और वही पैसा जो रोड्स के लिए बनने के लिए था वो फ्री में जाने लगा। इन एन इमर्जिंग कंट्री जब भी आप अपनी स्पेंडिंग गलत कर देते हो ना, अच्छी स्पेंडिंग को गलत स्पेंडिंग में कन्वर्ट कर देते हो, इट ऑलवेज कम्स आउट इन इन्फ्लेशन और करेंसी वीकनेस। बट मिस्टर दास,
previous RBI governor did not allow currency also to fall. तो आपने पहले तो स्पेंडिंग गलत करी, और फिर आपकी जो गलती थी वो करेंसी में निकल कर आनी चाहिए थी, वो आपने वो भी नहीं करने दी। तो आपने डबल मिस्टेक्स एक साथ कर दी, और जिसकी वजह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ा। ओके, गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया, नए आरबीआई गवर्नर आए, उन्होंने करेंसी छोड़नी चालू कर दी। पर तीसरी चीज क्या हुई, या तो आपकी करेंसी 90 टूट जाती थी तो आपका सब बराबर हो जाता था, लेकिन डॉलर ही टूट गया तो आपकी मिस्टेक्स अपने आप सॉल्व हो गई। आपकी करेंसी टूट जाए, डॉलर टूट जाए, बात एक ही हो गई। बात एक ही। दोनों प्रॉब्लम्स जो थी, जो दोनों गलतियां थी ना आपकी, वो गलतियां आपकी सॉल्व हो गई। वो डॉलर इंडेक्स एक लिक्विडिटी एक्सपैंड कर देता है दुनिया में। लिक्विडिटी माइट नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, liquidity can always postpone your problems. Very good. Very right. And that is what has happened. So liquidity, we do not know कि हमारी प्रॉब्लम्स इंडिया की सॉल्व हुई हैं कि नहीं हुई हैं, बट हमें ये पता चल गया है डॉलर इंडेक्स टूटने से कि हमारी प्रॉब्लम एक फ्यूचर में पोस्टपोन हो चुकी है। अभी इंडियन गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी मिली है, भाई वो प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो उसे, वरना 2-3 साल के बाद फिर दिखाई देंगी। स्पेंडिंग पैटर्न चेंज कर लो, अच्छा हुआ करेंसी में तुमने छोड़ दिया, लिक्विडिटी तुम ले आए, थोड़ा स्पेंडिंग पैटर्न चेंज कर लो बस। दैट्स व्हाट इट इज। सो व्हाट यू आर सीइंग इन इंडिया कि if US is 25% of global GDP and 60% of global market cap, तो US से तो पैसा निकलेगा, और वो निकल रहा है रोज की रोज। वो पैसा यूरोप में जाएगा, जापान में जाएगा, चाइना में जाएगा, वही पैसा इंडिया में आएगा। चलो इंडिया से जो एफआई आउटफ्लो थे सबसे पहले वो खत्म होंगे, और फिर उसके बाद आपका इनफ्लो आना चालू होगा। जब हम लोग 21.5-22 पे थे, तो आपकी वैल्यूएशन पहली बार रीजनेबल आई थी, जिसे बोलते हैं इंडिया में रीजनेबल लेवल पे वैल्यूएशन आ गई थी। इंडिया में रीजनेबल वैल्यूएशन कभी रहता नहीं है, हमेशा मार्केट महंगी ही रहती है। तो जब रीजनेबल वैल्यूएशन लगी तो आपको बोला चलो यार सस्ते में लेंगे, बट इंडिया तो कभी किसी को मिला ही नहीं, एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तो कभी मिला ही नहीं ना सस्ता इंडिया को, क्योंकि आपका 11% का नॉमिनल जीडीपी है, जो शायद डॉलर इंडेक्स टूटने से शायद थोड़ा और बढ़ जाए। ऑयल नीचे है, 12 लाख रुपए तक की आपने दे दिया। गोल्ड वैल्यूएशन गेन, सिर्फ वैल्यूएशन गेन पिछले 1 साल का $1 ट्रिलियन है इंडियन हाउस होल्ड का। तो मेरे को समझ में नहीं आता। हाँ, आई वुड लव कि हम लोग कुछ बना भी पाए चीजें, काफी कुछ प्रोडक्शन कुछ हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है जो काफी लोगों को प्रॉब्लम दिखाई दी थी। तो इसमें क्या हुआ है कि ये मार्केट जो आपको इतना मूव दिखाई दिया, तो जिसने बेचना था उसका बिक तो गया, अभी उसको वापस नहीं ले पाया कोई। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो लेना अब तो बड़ा मुश्किल है, जिस तरह से मार्केट चल रहा है तो वो एक बड़ी तेजी कंसोलिडेट होना चाहिए, मैं मानता हूँ यूएस मार्केट, बिकॉज डॉलर इंडेक्स भी ना 108 का सीधा 98 गया है, ऐसे टूट नहीं सकती हैं चीजें। तो एक लेवल आता है, यू नीड टू कंसोलिडेट, ओवरसोल्ड नेचर को, टेक्निकली यू बिकम बेटर, एक अच्छा बेस बन जाए, उसके बाद यू स्टार्ट द न्यू लेग ऑफ द मार्केट। सो मेरे ख्याल से ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years डॉलर इंडेक्स शुड बी बिलो 90, बट क्या 100 इस समय 98 पे, क्या 102 103 एक बार जा सकता है? हाँ जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता, और जाना भी चाहिए। क्या गोल्ड एक बार 2700-2800 आ सकता है? एक्चुअली आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे ना, ओवरबॉट नेचर वगैरह, फिर वो इन लोगों को आदत है ना वो घुसने की 20-20 50-50 डॉलर के लिए। तो या तो आपकी कन्विक्शन हो गोल्ड पे, आप किसी भी एसेट में बुल मार्केट में तभी पैसा कमा सकते हो जब आपकी लॉन्ग टर्म कन्विक्शन हो, क्योंकि 20 से 25% के सेल ऑफ आर वेरी रीजनेबल इन एनी बुल मार्केट। कन्विक्शन होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए यार $3500 का गोल्ड है, ये गोल्ड क्यों जाना चाहिए ऊपर। जब आपको ये समझ में, आपके क्लैरिटी हो जाएगी ना आपके दिमाग के अंदर कि क्यों जाना चाहिए ऊपर, तभी आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए ले पाओगे, वरना आप सिर्फ ट्रेडिंग ही करते रह जाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग। रितेश जी ने गोल्ड स्टैंडर्ड का एनालिसिस आज किया है, गोल्ड पर और करंट सिनेरियो कैसे पैन आउट हो रही है। ये शो जो लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो लोग इंडिया को लेकर के, यूएस को लेकर के, स्पेशली गोल्ड को लेकर के उनकी बड़ी होगी। इंडिया में एक बहुत फेमस फंड मैनेजर है जो गोल्ड के बहुत विरोधी हैं,
मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट करूँ कि अब उनका क्या व्यू है गोल्ड पे, क्योंकि गोल्ड ने तो पूरी कहानी बदल दी। और हमारी जो माताएं बहनें और भाभियां हैं उनको एकदम सुपर इंटेलिजेंट और मस्त बना दिया। एब्सोल्युटली। सारे बड़े बड़े फंड मैनेजर कैलकुलेशन धरा रह गया। जैसे आप कहते हैं हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली गोल्ड खरीदते रहा, देखिए वही किंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। और चाइना ने भी ये चीज 10 साल पहले उन्होंने, चाइना में ने भी अपनी पॉलिसीज इस हिसाब से चेंज करी 2013 के बाद, कि उन्होंने अपने हाउस होल्ड में फ्लो चेंज करवा दिया उनका टुवर्ड्स गोल्ड। तो Chinese मैं household has bought gold. Actually, the gold is not lying in Western world. Entire gold is lying in Eastern world. और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने खुद ही तो ट्वीट करा कल, the one who holds the gold, all the cards. He himself tweeted yesterday before yesterday on that. exactly. So gold is no more an asset; it's a reserve currency now. It It's is going to be a for the reserve time being. currency. Yeah, for the time being, it's a reserve currency. तो दो बड़ी हेडलाइन है, एक तो ये रिजर्व करेंसी बन रही टाइम बिंग के लिए, और इसका भाव $7,000 से $10,000 भी जा सकता है इस डेकेड के अंत तक। तो जी, होल्ड योर ब्रेथ एंड और मैं होल्ड योर आईएनआर गोल्ड का ऑल्सो। भी, मैं आईएनआर का भी व्यू दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे डॉलर आईएनआर आई अब एग्री। समझ आ रहा है। हाँ, आईएनआर कैसे मूव करेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सर डॉलर में ना थोड़ा बहुत 19-20 लगभग मान के चलें कि बहुत बड़ी तेजी गोल्ड में अभी हो बाकी सकती है। है, तो जी जी कुछ कह रहे थे? नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग हो सकता एस्ट्रोलॉजर तो है नहीं, या ऑफ लेकिन कोर्स ऑफ कोर्स। हिस्ट्री सर टू हम जो भी एक्सट्रापोलेट इनटू डिस्कशन फ्यूचर। कर रहे हैं या जो भी हम आप कोई भी बात करते हैं तो वो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं होती, वो थोड़ी गुंजाइश रहती है। हम लोग इंसान ही एनालाइज ही कर रहे हैं, बेस्ट एनालिसिस कोशिश करते हैं। तो रितेश सर बहुत शुक्रिया, और आपने गोल्ड पे बहुत अच्छी तस्वीर क्लियर की, और क्यों ये हो रहा है इस पर लोगों का सवाल हमेशा होता है क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने आज उनका जरूर शांत हो जाएगा। होपफुली लोग इसको लाइक करेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ऐसे एनालिसिस बहुत कम सुनने को मिलते हैं। और रितेश जी को विशेष थैंक यू कि हमारे छोटी सी रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं। और जब इंडिया आएंगे ना आप, तो हम आपके साथ बैठ के सिट डाउन पॉडकास्ट करेंगे, फिर उसमें वो समय की पाबंदी नहीं रहेगी, फिर तो हर चीज पे खूब लंबी लंबी बातें बिल्कुल। करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये शो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।